होवर बोर्ड कहानी। श्यामपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लफंगा रहता था। वह दिन भर आते जाते लोगों को परेशान करता और अपनी चीजों का दिखावा करता रहता था। उसी गांव में राम नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। राम अपने काम से काम रखता था। एक दिन राम कहीं जा रहा था, तभी मोहन उसके पास अपनी चमचमाती गाड़ी में आकर रुकता है और कहता है, और भाई राम, कहाँ जा रहे हो? खैर वैसे तुमने मेरी चमचमाती नई गाड़ी देखी? तुम्हें क्या लगता है कितना प्राइस होगा इसका? खैर छोड़ो, तुमसे पूछने का भी क्या फायदा, तुम्हें तो सपने भी साइकिल चलाने के आते होंगे। इस गाड़ी का प्राइस भी तुमसे पूछना इस गाड़ी की बेइज्जती समान ही है। फिर राम मोहन से कहता है, देखो भाई मोहन, मानता हूँ मैं गरीब हूँ, मेरी इस गाड़ी को खरीदने की हैसियत नहीं है, लेकिन तुम्हारा इस तरह मेरा मजाक उड़ाना शोभा नहीं देता है। वैसे भी लोग तुम्हें गांव का लफंगा ही कहते हैं। मेरी बात मानो और कोई काम धंधा चालू कर दो। कब तक तुम अपनी पापा की नौकरी पर ही निर्भर रहोगे? फिर मोहन राम से, अरे मेरा बाप कमा रहा है तो वो मेरे लिए कमा रहा है, तुम्हारे लिए नहीं, मैं उड़ाऊंगा। और खैर जिसको नहीं मिलता है वो तो ऐसे ही जलता है। मैंने तो सुना तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुमने इंजीनियरिंग करी है, तो ऐसा करो ना, तुम खुद एक इससे अच्छी कार बना लो। खैर तुम जो भी कार बनाओगे उससे दुगनी महंगी और अच्छी मैं खरीद के ले आऊंगा। फिर राम मोहन से, चलो ठीक है, अब मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे गांव वालों की नजर तुम्हारी इस कार पर जाएगी ही नहीं। क्यों राम, कोई गधा वधा खरीद कर उस पर सवारी करने का मन है क्या? फिर तो गांव वाले भाई तुम्हें ही देखेंगे, मेरी इस कार पर तो कोई भी नजर नहीं डालेगा। गधे पर बैठा राम, सोचकर ही मुझे हंसी आती है। अभी तो तुम मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन कल से तुम्हें पता लग जाएगा। फिर राम और मोहन दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन राम एक 2 पहिए वाली विचित्र गाड़ी ले आता है। ऐसी गाड़ी कभी पहले किसी ने नहीं देखी थी, तो सभी का ध्यान राम की तरफ ही होता है। फिर थोड़ी ही देर बाद मोहन भी वहां पहुंच जाता है। सभी गांव वालों का ध्यान राम की तरफ ही था। ये देखकर विष्णु बहुत जलने लग जाता है। फिर राम मोहन के पास जाकर, देखा विष्णु, मैंने कहा था ना एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा कि किसी का भी ध्यान तुम्हारी उस गाड़ी पर नहीं जाएगा। फिर विष्णु राम से गुस्से में, क्या रे, क्या चीज है ये तो मेरी गाड़ी का कोई भी कंपटीशन नहीं कर पाएगी, इसको तो मैं ऐसे ही हरा दूं। चलते चलते कोई खड्डा आ गया तो ये इंसान को लेकर उस खड्डे में गिर जाएगी। फिर राम विष्णु से, चाहे इस गाड़ी में कितनी भी कमी हो, लेकिन ये मुझे पसंद है और सभी गांव वालों का ध्यान मुझ पर ही है। इसका मतलब मैं अपनी शर्त जीत चुका हूँ। हाँ जो भी हो, जाओ यहाँ से, निकलो अब। फिर मोहन अपने चेले सफेदी से, सुन सफेदी, मैं नहीं जानता तू क्या करेगा, लेकिन इस गाड़ी को आज में तेरे को तोड़ना है। फिर सफेदी मोहन से, टेंशन नहीं बॉस, चिंता मत करो, आज में ये कहाँ गई किसी को नहीं पता चलेगा। थोड़ी देर बाद विष्णु एसटीडी की दुकान में फोन करने गया और अपना हावरबोर्ड बाहर छोड़ गया। इतने में सफेदी आता है। उसका हावरबोर्ड उठाकर भागने लग जाता है। भागते भागते जब सफेदी थक जाता है तो वो रुक कर थोड़ा आराम करने लग जाता है। फिर सफेदी सोचने लग जाता है, ये गाड़ी है तो बड़ी विचित्र। मोहन दादा के सामने मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन इसको चलाने का मन तो मेरा भी कर रहा था। चलो इसको तोड़ने से पहले एक बार मैं ट्राई करके ही देखता हूँ। फिर सफेदी जैसे ही उस होवरबोर्ड पे चढ़ता है, वो गोल गोल घूमने लग जाता है। जब वो बिल्कुल ही सफेदी के काबू से बाहर हो जाता है, तब सफेदी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे कोई तो बचाओ, कोई तो मदद करो मेरी, अरे ये रुक ही नहीं रहा है, कोई तो आओ। फिर सभी गांव वाले सफेदी के पास भागकर आते हैं और उसको उससे नीचे उतारते हैं। सफेदी चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। इतने में वहां राम और मोहन भी पहुंचते हैं। फिर राम मोहन से कहता है, देखा मोहन, मैंने तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहा, लेकिन तब भी तुमने इसको तोड़ने के लिए सफेदी को भेजा। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसा तुम सोचते हो और करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ भी होता है। मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ कि ये सब लफंगागिरी छोड़कर तुम अच्छा काम करने लग जाओ, गांव के लोग तुम्हें सब पसंद करेंगे। और इस अपने चेले सफेदी को भी अपने साथ लगा लो। फिर मोहन राम से कहता है, ठीक है राम,
जैसा तुमने कहा था अब मैं वैसा ही करूँगा और एक अच्छा खासा धंधा करूँगा। फिर मोहन झुककर राम को प्रणाम करता है। तो देखा बच्चों, इसलिए कहते हैं कि हमें किसी का भी बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए और हमेशा अपनी मेहनत से और लगन से काम करना चाहिए। लालची सेब वाला। एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित बहुत ही आलसी किस्म का व्यक्ति था। रोहित कुछ काम धंधा ना कर कर जायदाद में मिले पैसों से ही अपना गुजारा कर रहा था। वो पूरा दिन या तो मस्ती करता, या तो सोता, या तो खेलता रहता था। पैसों के किसी भी काम के लिए वो अपने पिताजी की कमाई पर ही निर्भर था। रोहित ऐसे ही आराम से अपनी जिंदगी काट रहा था। एक दिन जब रोहित बाजार से सामान लेकर आ रहा होता है, तब वो अपने घर के बाहर एक सेब वाले की रेहड़ी देखता है। उस सेब वाले की रेहड़ी देखकर रोहित काफी हैरान हो जाता है और उससे जाकर कहता है, अरे अरे तुम कौन हो भाई, और तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, किसी की भी प्रॉपर्टी के बाहर रेहड़ी वेडी लगाने से पहले उससे परमिशन लेनी पड़ती है, वरना तुम्हें जेल भी हो सकती है। अपनी सड़ी सी रेहड़ी यहाँ से जल्दी से हटाओ, वरना अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, वो तुम्हें 2 लाठी मारेगी और तुम ठीक हो जाओगे। माफ कर दीजिए साहब, मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे पता नहीं था ये घर में कोई रहता है। जिससे भी पूछो गांव में लोग कहते हैं ये घर तो किसी मनुष्य व्यक्ति का है और वो हमें दिखता भी नहीं, तो मुझे लगा ये घर खाली होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी रेहड़ी लगा ली। लेकिन आप तो साहब लोग हैं, कृपया करके मुझे अपनी रेहड़ी यहाँ लगाने दीजिए। मैं आपको इसके लिए किराया देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम क्या मुझे गरीब समझते हो? मेरे पे बहुत पैसा है। रेहड़ी हटाते हो यहाँ से कि नहीं हटाते हो? साहब आप चाहिए तो थोड़े सेब ले जाइए, पर कृपया करके मुझे अपनी रेहड़ी यहीं लगाने दीजिए। चलो ठीक है, तुम अपनी रेहड़ी यहाँ लगा सकते हो, पर लेकिन जब भी मेरा मन करेगा मैं आऊँगा और जितने चाहे सेब यहाँ से उठाकर लेके जाऊँगा, और अगर तुमने कोई भी आनाकानी करी मैं तुम्हें तुरंत जेल में डाल दूंगा, समझे? ठीक है साहब। फिर जब भी रोहित का मन करता वो आता और जितने चाहे सेब उठाकर अपने पास ले जाता और मजे से बैठकर खाता। एक दिन रोहित अपने तख्त पे बैठकर सोच रहा होता है, अब तो धीरे धीरे मेरे पिताजी की जायदाद भी खत्म हो रही है, अब मैं किस पर अपना गुजारा करूंगा? मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, अब मैं क्या काम करूंगा? ना मेरी किसी से इस गाँव में बनती है जो उससे उधार ले सकूं। अगर पिताजी थोड़ा और पैसा कमा के गए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। इसमें सारा कसूर मेरे पिताजी का है। चलो छोड़ो, अब तो वो चले गए, अब उनका क्या करना है। लेकिन अब मैं अपना गुजारा कैसे करूं? कोई ना कोई तरकीब तो लगानी ही पड़ेगी। इतने में रोहित का ध्यान उस सेब बेचने वाले की तरफ जाता है। वो मनी मन उसकी रेहड़ी पे आते जाते लोगों को देखकर सोचता है, इसकी रेहड़ी पे तो काफी लोग आते हैं, क्यों ना मैं इसकी रेहड़ी हथिया लूं, फिर मेरी भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अपने घर के बाहर ही तो खड़ा रहना है बस। फिर कुछ देर बाद रोहित उस सेब वाले के पास जाकर कहता है, अरे सुनो, अब बहुत समय हो गया है, तुमने काफी दिनों तक मेरे घर के बाहर रेहड़ी लगा के रखी, मैंने कुछ नहीं कहा, बस तुमसे 1-2 सेब ही लिए। लेकिन अब मुझे ये रेहड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, इसलिए तुम इस रेहड़ी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मुझे इस रेहड़ी की शक्ल देखकर इतना गुस्सा आ रहा है, मैं इसको तोड़ फोड़ कर आग लगा दूंगा, इसलिए तुम अपनी शक्ल लेके यहाँ से जल्दी से निकलो, जाओ भागो ऐसे। अरे साहब हमने क्या करा है, आपको मैं रोज किराए के तौर पे सेब तो देता हूँ ना। अच्छा बेटा, वो 2-3 गिनती के सेब देकर तुम मुझे खरीदना चाहते हो? तुम्हें पता है मेरे घर के बाहर रेहड़ी लगाने का किराया कितना होता है? दिन का 1 लाख रुपए। मैंने वो 2-3 सेब लेकर छोड़ा ना, इसलिए अब ये रेहड़ी भी मेरी हुई। अब ये रेहड़ी और इस पे जो जो सामान है ये छोड़ के यहाँ से निकलो। फिर वो व्यक्ति अपनी रेहड़ी छोड़कर वहीं से चला जाता है। फिर रोहित उस व्यक्ति की जगह लोगों को आवाज लगाने लगता है। शाम हो जाती है और रोहित के काफी कम ही सेब बिक पाते हैं। फिर रोहित सोचने लगता है कि यार ये सेब तो बिक ही नहीं रहे हैं, लगता है इन सेब में ही कुछ खराबी है। कल मैं खुद जंगल जाऊंगा और अच्छे खासे सेब ढूंढूंगा। इन सेब से तो अच्छा ही है मैं खुद ही मेहनत करूं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेब लाऊं। अगले दिन रोहित सेब की तलाश में जंगल जाता है। जंगल में वो काफी देर तक भटकता रहता है, पर उसे कोई भी सेब का पेड़ नहीं मिलता।
आखिर में वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, पर जैसे ही उस पेड़ के नीचे बैठता है एक सेब आकर उसके सर पर गिरता है। उस सेब को देखकर रोहित ऊपर देखता है और कहता है, अरे ये तो इतने छोटे छोटे सेब हैं, इससे बड़े तो मेरे ही थे। अरे पेड़ महाराज, अगर गिराने ही है तो बड़े सेब गिराओ जिन्हें बेचकर मैं अच्छा खासा मुनाफा कमाऊं। ये क्या छोटे छोटे सेब दे रहे हो? इनसे अच्छा तो मैं मूंगफलियां बेचूं, कम से कम वो ज़्यादा महंगी तो बिकती है। रोहित की ऐसी बातें सुनकर वो पेड़ काफ़ी गुस्सा हो जाता है और एक सेब देखते ही देखते काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो सेब थोड़ी ही देर में टूटकर रोहित के सिर पर आ गिरता है। रोहित काफ़ी कोशिश करता है कि उस सेब के चंगुल से निकले, पर वो निकल नहीं पाता। अंत में रोहित उस सेब के नीचे ही दबा रह जाता है। तो देखा बच्चों, लालच का फल बहुत ही बुरा होता है, इसलिए हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।